निधि की शादी सुमित के साथ हुई थी। सुमित का एक छोटा भाई भी था और उसका नाम था अमित। और दूसरी तरफ निधि की एक छोटी बहन थी, उसका नाम था अंजलि। निधि के देवर अमित की अच्छी खासी नौकरी थी और निधि का ससुराल भी काफी पैसे वाला था। इसलिए निधि चाहती थी कि उसकी छोटी बहन अंजलि की शादी उसके देवर अमित के साथ हो जाए। लेकिन निधि के सास ससुर और उसका परिवार दोनों भाई बहनों के साथ अपने दोनों बेटों की शादी करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। अब तो अमित के लिए भी लड़की देखना शुरू करना ही पड़ेगा। उसकी उम्र भी हो गई है और नौकरी भी अच्छी खासी लग गई है। अरे मम्मी जी, लड़की देखने की क्या जरूरत है? मेरी छोटी बहन अंजलि है ना, अमित के लिए एकदम परफेक्ट मैच है वो। निधि, तुमसे कितनी बार कहा है, मम्मी तुम्हारी छोटी बहन अंजलि को इस घर की बहू नहीं बनाना चाहती। अरे पर आखिर क्यों? मेरी बहन में ऐसी भी क्या कमी है? सुंदर है, सारा काम करना जानती है, फिर आपको क्या परेशानी है? बात परेशानी की नहीं है बेटा, लेकिन मैंने शुरू से ही सोच रखा था एक ही घर की दो लड़कियां अपने बेटों के लिए नहीं लेकर आऊंगी। वो क्या है ना, दोनों बहनें देवरानी जेठानी बन जाएंगी तो बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन निधि इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो तो किसी भी कीमत पर अमित और अंजलि की शादी करवाना चाहती थी और इसीलिए उसने अपनी बहन अंजलि को अपने ससुराल में बुलाने का प्लान बनाया। कुछ दिनों के बाद सुमित, वो क्या है ना, मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए मामा जी के घर पर चले गए हैं और अंजलि घर पर बिल्कुल अकेली है, तो मैंने सोचा उसे यहाँ बुला लेती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, तुम्हारी छोटी बहन है, तुम उसे बिल्कुल यहाँ बुला सकती हो। लेकिन सुनो, अमित और उसकी शादी के बारे में कोई बात मत छेड़ना। मम्मी इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगी। अगले दिन अंजलि निधि के ससुराल पहुंच जाती है और निधि के कमरे में। अरे दीदी, तुम्हारा देवर तो बहुत हैंडसम है, लेकिन मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता। अरे तू चिंता क्यों करती है, वो तेरी तरफ नजर उठाकर भी देखेगा और तू इस घर की बहू भी बनेगी। बस अब तू देखती जा। आप कहना क्या चाहती हैं दीदी? यही कि तू किसी न किसी तरह से बहाना करके कुछ दिन इस घर में रुक जा, बस फिर देख मैं क्या करती हूँ। अगर आपने मेरी शादी अमित के साथ करवा दी ना दीदी, तो जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। मुझे तो वो आपकी शादी के बाद से ही बहुत पसंद है। अरे मेरी प्यारी बहना, तेरे दिल की खबर तो मुझे कब से लग गई थी। सब जानती हूँ मैं। बस अब चिंता मत करियो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ। अगले दिन, देख अंजलि, थोड़ी देर बाद मेरी सास बाथरूम से नहा कर निकलेगी, तो बाथरूम के दरवाजे पर थोड़ा सा पानी गिरा दे। ये क्या कह रही हो दीदी? आपकी सास गिर गई तो उसे चोट लग जाएगी और आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। अरे पागल, जैसे ही वो गिरने लगे तो झट से जाकर उसे संभाल लेना। देख, मेरी सास के दिल में अब तुझे जगह बनानी है। इस घर की बहू बनना है या नहीं? हाँ दीदी, वो बात तो सही है। ठीक है, मैं चुपचाप जाकर बाथरूम के दरवाजे पर पानी गिरा कर आती हूँ। कुछ देर बाद सास जैसे ही गिरने लगती है, अंजलि वहां पर पहुंच जाती है। हे भगवान, अभी मैं गिर जाती तो मेरे हाथ पैर टूट जाते। अरे भगवान भला करे, तुमने मेरी जान बचा ली। मैंने कहा था ना मम्मी जी, मेरी बहन बहुत अच्छी है, सबकी मदद करती है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। अंजलि बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। आज तुम्हारी वजह से मैं तो मरते मरते बच गई। थैंक यू अंजलि, तुमने मम्मी को गिराने से बचा लिया। अरे वाह दीदी, आज तो तुम्हारी ट्रिक काम कर गई। बस अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करती जाओ। देखना, कुछ ही दिनों में मम्मी जी खुद आगे चलकर अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मुझसे मांगेंगी। कुछ दिनों के बाद, देख अंजलि, अब हमें अपना अगला प्लान कामयाब करना है। क्या प्लान है दीदी? आप तो बस बता दो, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। देख, मेरी सास को ना अजवाइन से एलर्जी है। मैं आज सब्जी में जानबूझकर अजवाइन डाल दूंगी। लेकिन दीदी, उससे तो आपकी सास की तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मेरी बात तो सुन,
अजवाइन खाने के बाद अगर मेरी सास को थोड़ा सा 1 चम्मच शहद दे दिया जाए तो उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। और ये नुस्खा मुझे पता है। ये बात मेरी सास को भी नहीं पता। जैसे ही वो अजवाइन वाली सब्जी खाएं, जल्दी से जाकर शहद ले आना। ये क्या बहू, तुमने सब्जी में अजवाइन क्यों डाल दिया? तुम जानती हो ना, मुझे इससे एलर्जी होती है। माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे तो पता ही नहीं था। निधि, जल्दी से जाकर मम्मी के लिए पानी लेकर आओ। अरे नहीं नहीं जीजू, आंटी जी की एलर्जी पानी से नहीं बल्कि शहद से दूर हो जाएगी। 1 मिनट रुकिए। अंजलि दौड़ कर जाती है और शहद लेकर आती है। लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? बस ऐसे ही। आंटी जी ये लीजिए, जल्दी से 1 चम्मच शहद खा लीजिए। अब देखिए थोड़ी देर में आप ठीक हो जाएंगी। तुमने तो एक बार फिर से मम्मी जी की जान बचा ली अंजलि, वरना मैंने तो आज बहुत बड़ी गलती कर दी थी। थैंक यू अंजलि बेटा, तुम तो वाकई में बहुत अच्छी लड़की हो। सबकी मदद भी करती हो और तुम्हें तो कितनी अच्छी नॉलेज है कि एलर्जी होने पर क्या खाना चाहिए। वाकई में तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो अंजलि। थैंक यू सो मच। कुछ दिनों के बाद, भाभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरी एक फाइल है, ज़रा आप उठाकर रख देना। मैं शाम को आकर आपसे वापस मांग लूँगा, और ज़रा ध्यान से रखना, बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है। ठीक है अमित, मैं आपकी फाइल अच्छे से संभाल कर रखूँगी। अमित के जाने के बाद, देखो अंजलि, ये अमित के ऑफिस की एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है। मैं जानबूझकर इसे कहीं पर छिपा दूंगी और तुम्हें बता दूंगी कि ये फाइल कहाँ रखी है। बस जैसे ही वो मुझसे फाइल ढूंढने के लिए कहेगा, तुम फाइल झटपट ढूंढ कर ले आना और उसे दे देना। वाह दीदी, मुझे इस घर की बहू बनाने के लिए आप कितनी मेहनत कर रही हैं। शाम के वक्त, भाभी मैंने आपको एक फाइल संभाल कर रखने को दी थी, प्लीज़ ज़रा वापस दे दीजिए ना, मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना है। निधि उस फाइल को ढूंढने का नाटक करती है। क्या करूं देवर जी, आपकी फाइल मिल नहीं रही मुझे। अरे भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? अगर वो फाइल नहीं मिली तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा, बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है। अमित, ये रही तुम्हारी फाइल। दीदी ने ऐसी ही बैठक में छोड़ दी थी, और वो काम करने वाली आती है ना, वो इसे उठाकर डस्टबिन में डालने वाली थी, लेकिन सुबह मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी तो संभाल कर रख दिया। अंजलि, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुम जानती नहीं तुमने मेरे लिए आज क्या किया है। अगर ये फाइल खो जाती ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। देवर जी, मैं तो आपसे पहले से कह रही थी, मेरी बहन अंजलि बहुत अच्छी है। वाकई में बहुत समझदार और इंटेलिजेंट लड़की हो तुम। हमारे फैमिली के लिए कितना कुछ कर रही हो। पहले मम्मी को बचा लिया और आज मेरी फाइल। अगले दिन, मुझे लगता है कि अमित भी अंजलि को धीरे धीरे पसंद करने लगा है। तुमने फिर से वही कहानी कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा ना, अंजलि की शादी अमित से हम नहीं करवाना चाहते। देखो बेटा, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं अमित के लिए किसी दूसरे घर की लड़की लाना चाहती हूँ। एक ही घर की 2 लड़कियां मुझे अपनी बहू बनाकर नहीं लानी। मम्मी जी, मेरी बहन ने आपके लिए इतना कुछ किया और फिर भी आप उसके साथ ऐसा कर रही हैं। तुम गलत समझ रही हो निधि, ये बात तो हम लोगों ने तुम्हें पहले ही कह दी थी। तुम्हारी कोशिशें बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला निधि। देखा दीदी, तुम्हारे सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे ससुराल वाले मुझे इस घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है। लगता है अब एक आखिरी खेल खेलना पड़ेगा, और देखना उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मजबूरी में मेरी सास को अमित के साथ तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी। लेकिन दीदी, अब आप क्या करने वाली हैं? कल रात को जब अमित ऑफिस से देर से लौटेगा तो उसके खाने में बेहोशी की दवा डाल दूंगी। तुम चुपचाप उसके कमरे में उसके बेड पर जाकर लेट जाना। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी का सारा काम मैं संभाल लूंगी। निधि और अंजलि मिलकर अमित को फंसाने का प्लान बनाते हैं। दोनों अमित के खाने में बेहोशी की दवाई डाल देते हैं। भाभी, बड़े जोरों की भूख लगी है।
दीदी तो सो गई है, आपके लिए खाना मैं लगा देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे रात काफ़ी हो गई है, तुम सोई क्यों नहीं? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, सोचा तुम ऑफिस से लौट कर आओगी, खाना कौन देगा, बस इसीलिए। तुम कितनी अच्छी हो अंजलि, सबका कितना ख्याल रखती हो। थोड़ी देर के बाद खाना खाकर अमित गहरी नींद में सो जाता है और अपने प्लान के हिसाब से अंजलि उसके पास जाकर लेट जाती है। अगली सुबह, मम्मी जी ये देखिए, अमित मेरी बहन अंजलि से कितना प्यार करता है, और कल रात को तो उन दोनों के बीच क्या बताऊं, वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है अब हमें उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। नहीं नहीं भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने अंजलि के साथ कुछ नहीं किया, मुझे बस गहरी नींद आ गई थी। हमें झूठ मत बोलो, कल रात को तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है वो सब नॉर्मल है। बस करो भाभी और अंजलि, आप दोनों को ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब जानती भी है क्या हुआ है। क्या हुआ है? जो कुछ भी हुआ है वो सामने दिख तो रहा है, आप पूरी रात मेरी बहन के साथ थे। आपका प्लान तो मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था जब गलती से मेरा खाना आपकी बहन अंजलि ने खा लिया और वो बेहोश हो गई, और वो बेहोशी की हालत में वो सब कुछ कह रही थी जो आप मुझे कहने वाले थे। क्या? इसका मतलब तुम्हें सब पता चल गया? हाँ, मुझे सब पता चल गया। और आप सबकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है शिवानी, और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। देखो निधि, ये तुमने ठीक नहीं किया। अपनी बहन को इस घर की बहू बनाने के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अमित ठीक कह रहे हो, वो सब हमारा नाटक था, लेकिन गलती से मैंने शायद बेहोशी वाला खाना खा लिया और हमारी पोल खुल गई। बहू तुम्हारी बहन वाकई में बहुत अच्छी है और इससे कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, लेकिन मेरा अमित किसी और को पसंद करता है और इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश करती थी। बस मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए कभी तुम्हें शिवानी के बारे में नहीं बताया, लेकिन अब तो सब कुछ सामने आ चुका है। बालों वाली बहू। मनोरमा का चेहरा और बदन बालों से भरा है, इसलिए कोई भी लड़का उसकी ओर देखता तक नहीं है। जो भी लड़का उसे देखने आता वो उसे रिजेक्ट कर देता। एक रोज मनोरमा की सहेली संध्या उसके घर आती है, तभी सीता उससे कहती है, बेटा अब तू ही कुछ कर, नहीं तो ये कमारी ही रह जाएगी। आजकल तो क्या कुछ चला है जिससे बाल हट भी जाते हैं। हमारे जमाने की तरह थोड़ी ना है जहाँ किसी चीज की सुविधा ही नहीं थी। आज चिंता मत करिए आंटी, इस बार मैं मनोरमा की शादी करवा के ही अपनी ससुराल जाऊंगी। अरे बेटा, भगवान तेरा भला करे। संध्या मनोरमा के पास जाती है और उसे कहती है, मनोरमा, हम सब दोस्तों की शादी हो गई है, बस एक तू ही बची है, तू भी इस लगन में सलट जा। मुझ जैसी लड़की से कौन शादी करेगा, तू ही बता। तुम सब तो इतनी सुंदर सुंदर हो कि कोई भी देखकर ही मर मिटे। कहाँ मैं बालों की खान, लड़का देखते ही भाग जाता है। बाल तो हर किसी लड़की के होते हैं, इसमें कौन सी अलग बात है, लेकिन सब वैक्स करवाती हैं। चल आज तू भी करा, फिर देख कैसे तेरे लिए लड़कों की लाइन लग जाती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार, बहुत दर्द होता है, मैं नहीं करवा सकती ये सब। अरे पागल, एक बार ही तो कराना है, बस शादी हो जाए फिर क्या। संध्या मनोरमा को किसी तरह वैक्स करवाने के लिए मना लेती है और उसकी पूरी बॉडी और चेहरे पर वैक्स करवा देती है। वाह, ये मैं हूँ, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। मनोरमा सुंदर लगने लगती है और विवेक उसे पसंद कर लेता है। संध्या के कहने के मुताबिक मनोरमा विवेक को कुछ नहीं बताती और उसकी शादी धूमधाम से हो जाती है और सीता की परेशानी भी हल हो जाती है। शादी होते ही विवेक और मनोरमा हनीमून पर चले जाते हैं। तब विवेक उससे कहता है,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी इतनी सुंदर बीवी मिली। लगता है ये पल खत्म ही ना हो। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं कहीं नहीं जाने वाली, मनोरमा सोचती है। कहीं विवेक मेरे बालों के वापस आ जाने से मुझे छोड़ ना दे। कैसे रिएक्ट करेंगे वो जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनसे ये बात छुपाई है। विवेक और मनोरमा हनीमून से वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे मनोरमा के शरीर और चेहरे पर बाल वापस आने लगते हैं। एक दिन मनोरमा लस्सी पी रही होती है और उसके होठों के ऊपर मूंछ बन जाता है। ये विवेक देख लेता है। अरे ये क्या है मनोरमा, तुम्हारे होठों पर इतने सारे बाल। ये बाल वाल मुझे पसंद नहीं है। आज के आज इसे हटा कर आ जाओ। आज तो थर्सडे है, आज सासू माँ ने बाल कटवाने से मना किया है ना। अच्छा ठीक है, और किसी दिन चली जाना। कुछ दिनों के बाद मनोरमा के शरीर पर पहले की तरह ही बाल आ जाते हैं और मनोरमा पहले की तरह बदसूरत दिखने लगती है। एक रात जब विवेक उसके बगल में लेटा होता है, तब मनोरमा के पैर उसके पैर से टच हो जाते हैं और वो चिल्लाता है, कॉकरोच कॉकरोच। अरे बाबा, मैं हूँ। बाबा रे, तुम्हारे बाल हैं इतने कड़े, इतने तो लड़कों के भी नहीं होते। अब तो तुम्हारे बगल में सोना भी आफत हो गया है। मैं तो फंस गया हूँ तुम जैसी लड़की से शादी करके। शादी के वक्त कैसी दिखती थी, वो सब धोखा था। तुम्हारे घर वालों ने धोखा किया है मेरे साथ। विवेक गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है और मनोरमा रोने लगती है। जिस बात का डर था वही हो रहा है। अब मैं अपने इस रिश्ते को कैसे बचाऊं? विवेक अब मनोरमा से हर वक्त चिढ़ा रहने लगता है और एक आंख भी उसे देखना नहीं चाहता। अगले दिन मीता अपनी बेटी के साथ उसके घर आती है। मनोरमा उसकी बच्ची को जैसे ही अपनी गोद में लेती है, वो चिल्लाने लगती है, मेरी फूल सी बेटी को तुम कांटे चुभाती रही। इतना भी समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी बच्ची को गोद में नहीं लेना चाहिए जब इतने सारे बाल हो। धीरे धीरे मनोरमा के ससुराल वाले उससे दूरी बनाने लगते हैं। मनोरमा अकेली पड़ जाती है। एक रोज मनोरमा विवेक को रात का खाना देती है और तभी उसके खाने में बाल आ जाता है। हर जगह बाल ही बाल। दुखी हो गया हूं मैं तुमसे, छोड़ दो मुझे। जीना हराम हो गया है मेरा जब से तुम आई हो। मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, कम से कम खा तो लीजिए। विवेक खाना खाए बिना उठ जाता है और भूखे पेट सो जाता है। मनोरमा के लिए एक एक दिन काटना भारी हो जाता है। कुछ दिनों के बाद विवेक के एक फ्रेंड की शादी होती है और मजबूरी में विवेक को मनोरमा को अपने साथ ले जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही विवेक पार्टी में पहुंचता है, उसके सारे फ्रेंड्स मनोरमा को देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। ये बीवी है या भालू, कोई अंतर ही नहीं है। कैसे रहता यार तू ऐसी लड़की के साथ, मैं तो कभी ना रह पाऊं। ऐसी लड़की से शादी करने से अच्छा था कि तू कवारा रह जाता। दोस्तों की बातें सुनकर विवेक का मूड ऑफ हो जाता है और वो चुपचाप पार्टी से चला जाता है और घर जाकर मनोरमा से कहता है, मुझे तलाक चाहिए तुमसे, तलाक। अब मेरा पीछा छोड़ दो, अब और बेइज्जती मुझसे सही नहीं जाएगी। कल तक तुम ये कहते थे कि मुझे छोड़कर मत जाना, आज खुद ही निकाल रहे हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे उस वक्त ये सब कुछ नहीं पता था। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। चली जाओ तुम अपने घर वापस। मनोरमा कुछ नहीं कह पाती और वापस अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों में दोनों का तलाक हो जाता है और मनोरमा सीता से कहती है, माँ, तुम्हारे और संध्या की इस झूठ ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अरे मुझे क्या पता था बेटा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने तो ये सब तेरे भले के लिए किया था। उधर विवेक निशा को डेट करने लगता है और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। धीरे धीरे विवेक को हर चीज में मनोरमा की याद आने लगती है।
निशा को आजकल की चौचले पसंद है और वो विवेक की एक जरा फिक्र नहीं करती। विवेक और निशा के शादी का दिन आ जाता है। जैसे ही फेरे शुरू होते हैं, विवेक मनोरमा के ख्याल में खो जाता है। मैंने मनोरमा के साथ अच्छा नहीं किया। वो मेरे खाने पीने सबका कितना ख्याल रखती थी, लेकिन निशा को तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। मनोरमा की जगह मैं निशा को कभी नहीं दे सकता। विवेक फेरे रोक देता है और मनोरमा के पास जाकर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मनोरमा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने इस बाल के चक्कर में अपनी जिंदगी का सुख चैन सब गंवा दिया। मुझे तुम वापस चाहिए, इन बालों के साथ ही। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते जी। विवेक मनोरमा से फिर से शादी कर लेता है और दोनों सुखी जीवन बिताने लगते हैं। चश्मा लगाकर टीचर पढ़ाती है तो अच्छी लगती है, लेकिन बहू अगर घर पर रोटी बनाती है तो चश्मिश कहीं की, न जाने क्या 24 घंटे नाक पर चश्मा लगा कर रखती है। अरे माँ जी, शो ऑफ करना है ना कि पढ़ी लिखी है, लेकिन ये नहीं समझती कि दुनिया अंधी बोलती है। तभी आंख में चश्मा लगाकर रोशनी आ जाती है। अरे तेरा नाम रोशनी किसने रख दिया? आंख में तो तेरे अंधेरा छाया रहता है। ये बोलकर सास और जेठानी हंसने लगते हैं। रोशनी बेचारी क्या करती, बचपन से ही उसे चश्मा लग गया था। फिर पढ़ाई और नौकरी के चलते वो चश्मे का नंबर बढ़ता ही चला गया, लेकिन शादी के बाद किसी ने इस बात को नहीं समझा। यार, ये तुम्हारा चश्मा ना तुम्हारी आंखों में मुझे डूबने ही नहीं देता है। बस आपकी कमी थी, आप भी ताने दे दे मेरे चश्मे को। अरे मजाक कर रहा हूँ, क्यूट लगती हो तुम चश्मे में। तभी कहीं से घूमती फिरती सास आ जाती है। क्यूट? अरे चश्मिश क्यूट नहीं, चाकस लगती है, चाकस। क्या माँ जी, आप भी ना, अच्छा ही है कम से कम घर पर कोई तो है जो पढ़ा लिखा दिखता है, वरना हम तो हाँ, पढ़ी लिखी दिखने के चक्कर में कोई थोड़ी ना बड़ा सा चश्मा लगा कर बैठता है। खैर, दिन बीत रहे थे। सास और जेठानी का रवैया रोशनी के लिए बिगड़ता ही जा रहा था, और उसका कारण था सिर्फ रोशनी का चश्मा। सासू माँ, मैं भी आप लोगों के साथ पार्क में चलूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस ये। अरे शर्मा क्यों रही है, साफ साफ बोलना बड़ी बहू। देख रोशनी, हम लोगों के साथ चलना है ना तो ये चश्मा घर पर ही छोड़ना होगा। जमाना सोचता है कि मास्टरनी को लेकर घूम रही हूं मैं। माँ जी, मैं तो कभी चश्मे के बिना नहीं रही हूँ। वैसे तो मैं भी मेकअप के बिना नहीं रहती, लेकिन देखो जा रही हूँ ना ऐसे ही सिंपल सी। क्यों? लेकिन मेकअप के बिना रहा जा सकता है भाभी। अरे देख, ज्ञान तो देना मत है, चलना है तो चल, चश्मा घर पर रखकर। बेचारी रोशनी सुबह से घर के अंदर बोर हो रही थी। वो निकल जाती है बिना चश्मा के, लेकिन वहां जाकर, हे भगवान, मेरा तो सर चक्कर खा रहा है। माँ जी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, वो थोड़ी लाइट कम है ना यहाँ, इसलिए। कोई बात नहीं, आगे रोशनी है। माँ जी, मैं आपका हाथ पकड़ लेती हूँ। अरे ना ना, मेरा तो हाथ छूना भी मत, लोग कहेंगे कि अंधी के साथ घूम रही हूं मैं। फिर क्या, दोनों सास बहू रोशनी को छोड़कर आगे निकल जाती हैं और रोशनी बेचारी एक गड्ढे में गिर जाती है। लेकिन सास बहू मुड़कर भी नहीं देखते। दोनों घर आ जाती हैं जहां रोशनी का पति। माँ, रोशनी कहाँ है? मैं कब से उसे फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। अरे यार, तो रही पीछे। लेकिन पीछे तो रोशनी होती ही नहीं। माँ, उसका चश्मा भी यहाँ है। मुझे डर लग रहा है कि कहाँ गई होगी, ऐसा तो वो कभी नहीं करती। अरे बड़ी, कहाँ रह गई रोशनी? हम लोगों के साथ तो गई थी। अरे माँ जी, मैं भी तो आप ही के साथ थी ना,
मुझे क्या पता। कहाँ गए थे आप लोग? और उसने चश्मा क्यों नहीं पहना है? अब ये तो वो जाने बेटा, जब पता है अंधी है तो चश्मा क्यों नहीं पहनती है? बेटे को माँ की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो क्या करता। सोचता है घर में क्लेश करने से अच्छा है निकल जाता हूँ बीवी को ढूंढने। वहीं घर पर, माँ जी आज तो अच्छा खासा ड्रामा होना है। हाँ बहू, मैं भी डर रही हूँ। रोशनी तो आज राकेश को मेरे और तेरे खिलाफ कान भर कर रहेगी। घर आएगा तो क्लेश तो होना ही है। लेकिन ये क्या, लंगड़ाती हुई रोशनी को उसका पति सहारा देकर ला रहा था। जब माँ ने कहा कि चश्मा पहन कर चलो तो फिर क्यों क्यों हीरोइन बन रही थी? वो मैंने सोचा बिना चश्मा के ही चलती हूँ, लेकिन क्या पता था, मैंने आवाज़ भी देना ठीक नहीं समझा कि ये लोग कहाँ मुझे उठा कर ले आएंगे। पति रोशनी को डांटता है और दोनों कमरे में चले जाते हैं। सास जेठानी का मुंह देखती रह जाती है। फिर एक रोज घर की घंटी बजती है। अरे बहू देख जरा कौन है। माँ जी आप भी तो देख सकती है ना, सारा दिन तो बैठी रहती है। चलिए खैर देखती हूँ मैं। जेठानी दरवाज़ा खोलती है तो सामने होता है कुरियर वाला। रोशनी मैडम का घर है, उनका कुरियर है। हाँ हाँ, वैसे क्या आया है इसमें? तभी देवरानी साहिबा आ जाती है। वो भाभी काजल है, काजल। बस फिर क्या था, ये सुनते ही सास और जेठानी जोर जोर से ठहाके मार मार कर हंसने लगते हैं। क्या हो गया, आप लोगों ने कोई फिल्म देख ली है क्या? मुझे भी बताओ, काफी दिन हो गए, हंसी ही नहीं हूं मैं। हाँ हाँ, फिल्म देखी है। क्या नाम था माँ जी उस फिल्म का? फिल्म का नाम था माँ अंधी और बेटी का नाम उजाला। ये कैसी फिल्म है, मैंने तो सुना ही नहीं ऐसा नाम। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये बता, ये महंगा काजल कहाँ लगाना है? कैसी बात कर रही है दीदी, आँख का काजल आँख में ही लगेगा ना, और क्या। चाचा अंदर जा। काजल, तेरे पल के तो मैंने देखी नहीं आज तक। काजल क्या खाक दिखेगा। वैसे 4,000 रुपए का काजल है। देवरानी कुछ नहीं कहती, मुंह लटकाकर अंदर चली जाती है। फिर एक दिन, अरे आज कहीं घूमने चले क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, रुकिए मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अरे कहाँ ले जाएगा इस अंधी को? कैसी बात कर रही हो माँ? बीवी है मेरी, हर बात पर अंधी अंधी, ये ठीक नहीं है। हाय रे, बीवी के लिए माँ से लड़ाई देवर जी। इस बार ज्योति के पति के तेवर ही अलग थे। आप इससे जो समझो। वैसे भी ज्योति पता नहीं क्यों आप लोगों के ताने बोलियां सहती रहती है। मैं तो आज ही घर छोड़ रहा हूं। हाँ हाँ, वैसे भी तेरी अंधी के साथ रहकर हमें तो शर्म ही आती थी। क्यों बहू? लेकिन ये क्या, जेठानी का तो मुंह ही उतर जाता है। कैसी बात कर रही हैं माँ जी, बहू है आपकी, ऐसे नहीं बोलते। पूरे घर का काम करती है, कभी चूं तक की आवाज नहीं करती, और आप। सास जेठानी की ओर देखती रह जाती है। अरे पर तू ही तो हमेशा उसकी बुराई किया करती थी ना, कि उसके साथ रहने से सब मुझे अंधी की सास कहते हैं। कौन कहता है भाभी? जरा मैं भी तो देखूं। जेठानी की हालत खराब हो जाती है। क्या आप लोग भी? अरे देवर जी देखिए, कहीं नहीं जा रहे आप। हाँ, मैंने कभी माँ जी को ये नहीं कहा। माँ जी झूठ बोल रही हैं। वैसे भी देवरानी जी चली जाएगी तो 2 वक्त की रोटी की नौकरानी तो मैं बन जाऊंगी ना। ना जी ना। ये बोलकर जेठानी वहां से चली जाती है। क्या चल रहा है इस घर में? ये तो सिर्फ काम के लिए मेरे साथ थी। तभी देवरानी आती है। माँ जी, बुआ सास का फोन है, आपसे बात करेंगी। अरे बसंती भाभी, मेरे बेटे की शादी है, आपका पूरा परिवार आना चाहिए, मैं साफ बोल देती हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन सामने खड़ी होती है छोटी बहू, आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाकर।
अब वो क्या है ना, छोटी ज्योति वो नहीं आ पाएगी। ज्योति नहीं आएगी? क्यों? अरे नहीं नहीं, वो नहीं आएगी तो मेरे बेटे के आंख में काजल कौन लगाएगा? भाभी है वो भी प्यारी वाली। ज्योति सास को देख रही थी। क्या देख रही है? घर की पहली शादी है, मोटा चश्मा लगाकर खड़ी रहेगी, अच्छा लगता है क्या? सिर्फ बड़ी जाएगी। हाँ, लेकिन माँ जी, बुआ सास हमारे पड़ोस में रहती है मायके में। उन लोगों को मैं बचपन से देख रही हूँ। ना माँ जी, मैं तो जाऊंगी। वैसे भी शादी तक मेरी आँख ठीक हो जाएगी। लेकिन सास नहीं मानती। पर फिर भी एक दिन, अरे मैंने तो सारी शॉपिंग भी कर ली। ज्योति, तू कौन सी साड़ी पहनेगी शादी में? अरे हल्की सी पहनना, पता चला गिर गई है, कौन संभालेगा आंधी को? माँ आप चिंता ना करे, मैं हूं उसके साथ। हाँ, तू ही रहना, हम लोगों के आसपास भी ना आए, तेरी बीवी ध्यान रखना। शादी का दिन आ जाता है, सभी सज धज कर खड़े होते हैं कि तभी आ जाती है ज्योति। हाय रे, कितनी प्यारी लड़की है ये। कौन है ये? माँ जी, हम लोगों के रिश्तेदार तो नहीं लग रही, लेकिन देखिए तो देवर जी ने हाथ पकड़ रखा है। भला है, कोई अच्छी लड़की तो मिली उसे, वरना उस अंधी पर ही जान दिया करता था। तभी दोनों पास आते हैं। अरे बेटा, ये तो ज्योति। हाँ माँ जी, क्यों, क्या हो गया? अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? अच्छी? तुम तो अप्सरा लग रही हो। वैसे क्या किया, किसका कमाल है ये? वही 4,000 रुपये वाले काजल का। वो दवाई थी जिससे मेरी आंखें हमेशा के लिए ठीक हो गई। माँ जी, अब तो मैं आपकी बहू कहलाने लायक हूँ ना? सास को ज्योति की बात सुनकर शर्म आ जाती है। वो उसे गले लगा लेती है। साला सारा घर चिड़ियाघर बना रखा है इन लोगों ने। अरे गंवार है एक नंबर के। क्या बोल रही हो भाभी? और क्या, अरे इन लोगों को पढ़ा लिखा समझा था मेरे पापा ने, लेकिन ये तो एक नंबर के गंवार निकले साले। माफ करना भाभी, शादी तो मेरी भी धोखे से ही हुई, लेकिन मैं इतने गंदे शब्द तो बोल ही नहीं सकती। अरे मेरी तो शादी ही धोखा है, बोला था बहू को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ भाभी, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत? अरे दिक्कत है और क्या। तू खुद ही देख ले, इन लोगों ने मुझे कमरा कैसा दिया है। बहू बोल रही होती है कि सास आ जाती है। अरे बहू, कुछ खाया क्या? अपना ख्याल रखा कर बेटा, कमजोर सी हो रही है। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। अच्छा, मैं कमरे में जा रही हूँ। नौकरानी बहू पर हैरान होती है कि वैसे गिरगिट भी रंग इतनी जल्दी नहीं बदलते जितनी जल्दी आप भाभी। क्यों? अरे क्या क्या बोली जा रही है, मैं तो बहू चली जाती है। क्या हो गया कमला, सब ठीक है ना? नहीं आंटी जी, ये भाभी है ना, नफरत करती है आप लोगों से। बोल रही थी कि देख कमला, मेरे घर में काम करने आती है, काम करके निकल जा, फूट ना डाल घर में। पर आंटी जी। अरे कोई आंटी वांटी नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया। खैर, दिन बीतते हैं, लेकिन बहू की जुबान का सारा कंट्रोल खत्म ही हो रहा होता है। फिर एक दिन, तुम्हारी माँ एक नंबर की बेकार लेडी है, समझ लेना। देखो, ये लैंग्वेज सही नहीं है, ऐसा मत बोलो। माँ मेरे लिए। क्या माँ मेरे लिए? अरे तुम्हारी माँ ने किया क्या है तुम्हारे लिए, सिवाय। तभी सास आ जाती है। बहू, ये ले, ये हम लोगों के खानदानी गहने हैं। मेरी कोई बेटी तो है नहीं, तो सारे तू ही रख ले। ये हार ना मेरी सास का है, तो ध्यान से रखना। हाँ बेटा, वो क्या है ना, कल मैं रहूं ना रहूं, पर ये हार सदा रहना चाहिए। अरे कल न जाने वो कल कब आएगा जब आप रहे ना रहे। क्या बोले जा रही हो? माँ ने करोड़ों के गहने दे दिए, लेकिन तुम्हारी गंदी जुबान ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू को क्यों कोसना। वो क्या है ना, मैं ही जल्दी मरने वाली कुंडली लेकर नहीं आई हूँ। वैसे बहू,
ये सास तेरी जल्दी नहीं जाने वाली। पति माँ के गले लग जाता है। माँ कैसी बात कर रही है तू? तू नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगा? हाँ, फिर ये घरेलू ड्रामा शुरू। न जाने कौन सा एकता कपूर का शो देखते हैं ये माँ बेटा। कुछ दिन बाद, माँ शुचि देखो, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। दोनों कमरे में आती है जहाँ बेटा दोनों को साड़ी देता है। अरे बेटा क्या हो गया? किस खुशी में साड़ी लेकर आया है? माँ 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 तेरे बेटे का प्रमोशन हो गया है, समझी? जितना तो प्रमोशन नहीं हुआ उतने की तो साड़ी लेकर आ गए। अरे इस बुढ़िया के लिए क्या जरूरत थी साड़ी लाने की। ये सुनकर सास शांत हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। माँ कैसी लगी साड़ी? तू जाना इसे लेकर कमरे में, जल्दी से तैयार होकर आ, हम खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। अब बाहर भी इसे लेकर जाएंगे क्या? लौकी की सब्जी कल की पड़ी है, 2 रोटी सेक लेंगी। अरे तुम भी ना, जाओ माँ जी जाओ, कल सुबह अच्छा नाश्ता बना लेना। आखिर बेटे ने 10,000 की साड़ी दी है ना? बनाएंगी ना आप? हाँ हाँ बहू, तू भी जल्दी उठ जाना, क्योंकि सेम साड़ी तुझे भी तो मिली है ना? बहू को सास की बात नहले के दहले की तरह लगती है, लेकिन करे तो क्या करे। फिर अगले रोज, ऐसा है कि मेरे मायके वाले आ रहे हैं। हाँ हाँ तो बनवा लेना बहू, जो भी बनवाना है खाने के लिए। वो तो ठीक है, भूखे खानदान से नहीं है आप लोगों की तरह जो सिर्फ खाने के लिए ही हो। वो क्या है ना, वो लोग आए तो बस आप लोग अपना गंवारपना ना दिखाना, समझ रही है ना मेरी बात? क्योंकि हम लोगों का एक क्लास है, क्लास। हाँ देख लिया क्या क्लास है, अब मुंह ना खुलवाओ। अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते, बहू के माँ बाप तेरे भी तो कुछ लगते हैं ना बेटा, अपने ही तो है वो। हाँ हाँ है अपने, और ये जानते भी हैं, लेकिन आप जहर ना ही भरे तो अच्छा है। कैसी बात कर रही हो? अरे तुमने तो बुरा बोलने की सारी हद ही पार कर दी है। देखिए, मुझ पर भड़क कर कुछ नहीं मिलेगा, समझे? अरे जाने दो ना, अब मेरे लिए लड़कर कुछ फायदा नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, क्या पता कब क्या हो जाए, लेकिन तुम दोनों को तो लंबी जिंदगी जीनी है। कैसी बातें करने लगी हो माँ? कहाँ तो तुम ही थी जो कहती थी बहू आ जाएगी तो जिंदगी और लंबी हो जाएगी। हाँ हाँ सुना लो जो जो सुनाना चाहते हो, लेकिन मेरे माँ पापा के सामने तुम दोनों माँ बेटी मिलकर कोई ड्रामा फैक्ट्री ना खोल लेना। खैर वो दिन भी आ जाता है जब बहू के माँ पापा उनके घर आते हैं। हाय रे अरे मेरी बेटी कैसी है तू? तुझे देखे समाना हो गया मेरी बेटी। अरे क्या हो गया माँ, काहे गला फाड़ रही हो? सब ठीक है ना? ऐसा नहीं बोलते बहू माँ से, वो परेशान दिख रही हैं। अरे परेशान तो रहेंगी ना, जिसकी इकलौती बेटी की सास आप जैसी हो वो तो परेशान रहेगी ही। कैसे बात कर रही है बेटा? तेरी सास तो देवी है देवी, उन्होंने ही तो हमें सहारा दिया है, वरना तो मंदिर में भीख मांगने की नौबत आ जाती। कैसी बात कर रहे हैं पापा? हम लोगों का तो अपना मकान है नहीं था, वो तो तेरी भाभी ने अपने नाम करवा लिया है और हम लोगों को घर से निकाल दिया है। भला हो तेरी सास का जो हम लोगों को शरण दी, नहीं तो रास्ते के भिखारी जैसी हालत हो गई होती। क्या माँ पापा ये सच है? लेकिन आप लोगों ने बताया क्यों नहीं मुझे? वो क्या है ना बिटिया, तेरी जबान वैसे ही जहर जैसी है। तू अपनी भाभी से लड़कर हमेशा के लिए हम लोगों के दरवाजे बेटे के घर के लिए बंद ना कर देती, इसलिए इसीलिए। बेटा तू तो स्वर्ग में है और देवी है तेरी सास, देवता है तेरे पति, लेकिन हम लोगों की गलती थी कि तेरी जबान पर कभी लगाम नहीं लगाई। हाँ, हमेशा से तेरी बोली गंदी और गलत रही है, लेकिन हम लोगों ने तुझे समझा, पर ये जानते थे कि ससुराल में कोई नहीं सहता। लेकिन भला हो तेरी सास का
जो तुझे तेरी गंदी जुबान के साथ भी अपना लिया और हम लोगों को भी सहारा दिया। बेटी को अब गलती का एहसास होता है। वो सास को देखकर रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं न जाने क्या क्या कूड़ा बकती रही, वो भी बिना सोचे समझे। अरे कोई बात नहीं बेटा, रो मत। मुझे विश्वास था कि एक ना एक दिन तू समझ जाएगी, ठीक हो जाएगी। बस बेटा, अपना घर गृहस्थी संभाल ले। पता नहीं मैं कल रहूं ना रहूं। माँ जी, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मेरी प्रेरणा बनकर। शुक्र है मेरी बेटी को अकल आ गई। हाँ ये तो है।